असेसमेंट ऑफ डैमेज। अब देखो हमने यहाँ बात करी कि क्लेम ऑफ डैमेज मिलता है एग्रीड पार्टी को, अगर एक पार्टी मना कर देगी अपनी परफॉर्मेंस करने से तो डैमेज मिलता है। लेकिन अब वो डैमेज कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी असेसमेंट करना, किस तरीके से असेसमेंट की जाएगी। देखिए, वैन देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है एंड द एग्रीड पार्टी स्यू फॉर डैमेज, अगर एग्रीड पार्टी अपने डैमेज के को क्लेम करने के लिए कोर्ट में उसको स्यू करती है, उसको केस डालती है उसके ऊपर, द क्वेश्चन दैट अराइजेस बिफोर द कोर्ट इज हाउ टू एक्सेस द डैमेज टू बी पेड टू द एग्रीड पार्टी। कोर्ट के आगे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे डैमेज को एसेस किया जाए, कि कितना जो है डैमेज बनता है जो पेड किया जाएगा एग्रीड पार्टी को। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू पुट द एग्रीड पार्टी इन द पोजीशन इट वुड बी इन इफ देयर हैड बीन नो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट जो है अवार्डिंग डैमेज, मतलब कि इसका लक्ष्य क्या है डैमेज अवार्ड करने का फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू पुट द एग्रीड पार्टी इन द पोजीशन, एग्रीड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसको ऐसी पोजीशन में पुट करना, इट वुड बी इफ देयर हैड बीन नो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसको कोई भी क्लेम, मतलब कि कोई भी डैमेज नहीं होता। तो अब देखो कैसे एसेस करेंगे हम, यहाँ देखिए, in this case, Justice Alderson observed that where two parties have made a contract which one of them has broken, अगर दो पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एक ने तोड़ दिया, डैमेज which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and reasonably be considered as arising naturally, मतलब naturally जो डैमेज बनता है वो उसको पे किया जाएगा, और such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of the both the parties at the time they made the contract। दोनों जब वो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम पे जो भी कॉन्टेम्पलेशन होता है पार्टीज का, वो जो वो एकदम से वो उस टाइम ही सोच के रखें कि अगर एक बंदा इस चीज़ को मना कर देगा तो इसके रिगार्डिंग ये जो है मतलब क्लेम होगा। ठीक है, डैमेजेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ सेक्शन 73 and 74 of the Indian Contract Act, the rules given in the sections are as follows। First, in case of breach of the contract, the aggrieved party is entitled to such damages that arises naturally from such breach। उस ब्रीच के मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से नेचुरली जो चीज़ जो डैमेज अराइज हो रहा है वो, दैट वर इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज एज बीइंग पेएबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो डैमेज वो हो सकता है जो उन दोनों पार्टीज को पता हो कि अगर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डैमेज इस बंदे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले से ही जो मतलब सेट किया हुआ हो जो डैमेज। Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damages sustained by reason of the breach। ऐसे compensation is not to be given for any remote, मतलब ऐसे कंपेंसेशन कोई भी दूर की और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ द ब्रीच, भाई ऐसे कोई भी उन चीज़ों को नहीं दिया जाएगा जो उससे दूर पड़े हों, या फिर कोई भी डैमेज जो रीज़न का वो ब्रीच का रीज़न बना है उस चीज़ों का नहीं दिया जाएगा। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज arising from the breach of the contract, the means which existed for remedying in the inconvenience caused by the non performance of भाई जो inconvenience उन्होंने भाई फेस करी है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर, उस इनकन्वीनियंस का जो भी रेमेडी बनेगी वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो डैमेजेस होती हैं वो कई टाइप्स की हो सकती है, लाइक ऑर्डनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन, नॉमिनल डैमेज एक्सेट्रा। डिफरेंट सिचुएशन कॉल और फॉर डिफरेंट रूल्स और एनफोर्सिंग सच डैमेजेस। देखिए, काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ डैमेज, कितने टाइप की डैमेज होती है। जनरल डैमेज होती है, स्पेशल डैमेज होती है, एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज होती है, नॉमिनल डैमेज होती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट एज डैमेजेस। देखिए ये डैमेज हैं, ये टाइप ऑफ डैमेज है। एग्जाम्पलरी में जो डैमेज आते हैं वो आते हैं ऑन ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी और ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस दैट इज इमोशनल शोक। ऐसा मतलब कि देखो किसी ने एक मतलब एक दूसरे को मैरी करने का प्रॉमिस किया बट वो आगे जाके तोड़ दिया, तो वैसे तो देखो मान लो लड़की की शादी है, लड़की से लड़के ने उसको शादी करने से मना कर दिया। एक तो प्लस में जो उसने शादी की तैयारी कर ली थी सब कुछ, ठीक है, जो पैसे लगे उसके, वो प्लस में उसका मेन जो ज़्यादा डैमेज हुआ वो हुआ इमोशनल।
इमोशनल शॉक लगा उसको, तो उस चीज़ का लॉस अलग होता है और पैसे का लॉस अलग होता है, ठीक है। और बैंक डिसऑनरिंग ए चेक व्हेन देयर इज अ बैलेंस इन द कस्टमर्स अकाउंट, बैंक ने एक पर्सन का चेक डिसऑनर कर दिया, चाहे उसके पैसे, उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, तो क्या हुआ, उसके रेपुटेशन पे एक तरह से चोट लगी, तो रेपुटेशन गई उसकी, भाई इसका जो है बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया कि भाई पैसे नहीं होंगे अकाउंट में, ऐसा समथिंग समथिंग, तो उसकी रेपुटेशन पे हर्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, जो चीज़ पैसों से नहीं मापी जा सकती, एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं। अगर देखिए चलो सारे डैमेजेस हम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैमेजेस हैं। बस जनरल डैमेज देखो क्या होगा, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन द नेचुरल एंड डायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी इज कॉल्ड जनरल डैमेज। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जो रियल में जो लॉस हुआ वो क्या हो गया, एग्रीड पार्टी ने जो भी रियल में लॉस जो वहन किया वो क्या कहलाएगा, जनरल डैमेज, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर 50 बैग्स ऑफ व्हीट फ्रॉम बी, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी बी फेल्स टू डिलीवर ए फॉर द प्रोक्योरमेंट फॉर द व्हीट फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो देखो 50 बैग का उसने प्रॉमिस किया था बी ने कि ए को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बी ने एट द टाइम पे मुकर गया और फिर उसको वही सेम बैग मार्केट से उठाने पड़े, तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा गए वो हो गया सिंपल जनरल डैमेजेस, जो कि एग्रीड पार्टी डिफॉल्टर पार्टी से ले लेगी, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस देखिए, a loss that arises out of special circumstances prevailing at the time of the breach of the contract is called special। देखो एक जो लॉस स्पेशल सर्क्यूमस्टांसिस पे आता है, स्पेशल सर्क्यूमस्टांसिस जो आती है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो स्पेशल डैमेज कहलाता है, दैट इंक्लूड डैमेजेस अदर देन और दूज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अलग डैमेजेस होती हैं जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से आती है, उससे अलग होती है। स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ दे में reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties at the time of making the contract, मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए स्पेशल डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं ओनली इफ दे मे रीजनेबली बी सपोज टू हैव बीन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज एट अ टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम पे एक स्पेशल डैमेज को दिखाया था कि अगर ये होगा तो हमें ये चीज़ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन एग्रीड दैट सच डैमेजेस वुड बी पेबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी, और ये भी बताया था कि भाई ये डिफॉल्टिंग पार्टी ही पे करेगी, ठीक है। द फॉलोइंग आर सिचुएशन इन विच द एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सच डैमेज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्रीड पार्टी को भी कुछ डैमेज जो है पे करनी पड़ेगी। स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ देयर इज अ स्पेशल लॉस फॉर द एग्रीड पार्टी, कुछ स्पेशल लॉस हुआ होगा तभी स्पेशल जो है डैमेज मिलेगा। बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नोन ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग, उसको स्पेशल सर्कमस्टांसेस का दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट एनविसेजेस द पेमेंट ऑफ स्पेशल डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये स्पेशल डैमेज ये होगा और इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे। द डैमेज इज़ द नेचुरल रिजल्ट ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस, जो डैमेज है वो नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए सर्कमस्टांसेस का, जो अभी इस टाइम पे मतलब जब वो रीच हुआ है उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग परिस्थितियाँ होंगी, सर्कमस्टांसेस होंगी, उसमें जो नेचुरल रिजल्ट होता है उससे जो डैमेज होता है तो वही स्पेशल डैमेज के रूप में क्लेम किया जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल बी, कॉन्ट्रैक्ट विद रेलवे कंपनी ट्रांसपोर्ट फोर्डर टू अ डेस्टिनेशन वेयर ए कैटल फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड। देखो कैटल्स के लिए फोर्डर मंगाना था, वहाँ पर एक कैटल के लिए एक मेला लग रहा है। ही आल्सो इन्फॉर्म द रेल कंपनी फोर्डर इज अ मींट फॉर, उसने बताया कि जो फोर्डर होता है कैटल इज मींट फॉर द कैटल फेयर के लिए होता है ये। इफ़ द फोर्डर डज नॉट रीच, अगर टाइम पर नहीं रीच हुआ तो देयर विल बी स्पेशल लॉस हो जाएगा बी को। इफ द डिलीवरी इज डिलेड बी इज एंटाइटल्ड नॉट ओनली द लॉस ही सफर्स बिकॉज लेट डिलीवरी, बस उस बी को अगर ये लेट हुआ तो बी को सिर्फ लेट डिलीवरी का ही डैमेज नहीं होगा बल्कि स्पेशल डैमेज होगा, क्योंकि वो मेला जो है जो फोर्डर था वो पशुओं के लिए ही था। बट कैन आल्सो क्लेम द प्रॉफिट ही वुड नॉट मेड बाय सेलिंग द फोर्डर इन द कैटल फेयर, जो कैटल फेयर में उसको फोर्डर को बेच कर प्रॉफिट मिलता वो भी उसको पाने का हकदार होगा, वो स्पेशल क्या हो जाएगा, स्पेशल डैमेज, ठीक है। एग्जाम्पलरी और इंडक्टिव डैमेज यानी कि जो इमोशनल शॉक से रिलेटेड है। समटाइम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द क्रेडिबिलिटी, एक पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है अगर एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से, एंड मे हर्ट द पार्टी रेपुटेशन, उसकी पार्टी की रेपुटेशन हर्ट होती है।
द पार्टीज गुडविल इज डैमेज, गुडविल डैमेज हो जाती है, एंड देयर इज एन इमोशनल शॉक हो सकता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस इफ द कोर्ट फील्स दैट ऑर्डिनरी डैमेज आर नॉट इनफ कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ रेपुटेशन और इमोशनल डैमेज, तो इससे सिर्फ कंपनसेशन इनफ नहीं है उनकी रेपुटेशन और इमोशनल डैमेज को कंपनसेट करने के लिए सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी, द कोर्ट में इम्पोज एग्जाम्पलरी डैमेज और ऑन द डिफॉल्टर। तो इस टाइम पे जो डिफॉल्टर पार्टी है उसके ऊपर जो कोर्ट है और एग्जाम्पलरी डैमेज भी इम्पोज कर देता है। ठीक है, जैसे कि किसी का बैंक को चेक दिया और वो बैंक ने क्या कर दिया, उसको बाउंस कर दिया, तो सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन खराब हो गई, उसके पैसे थे भी तब भी। ठीक है, आगे देखिए नॉमिनल डैमेज। When the aggrieved party has not in fact suffered any loss by reason of the breach of the contract, जब एक aggrieved party को has not in fact suffered मतलब लॉस नहीं हुआ breach of the contract से, the damage recovered by him are nominal, तो डैमेज वो रिकवर होता है उसके द्वारा, वो नॉमिनल होता है, वेरी स्मॉल, छोटा सा होता है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा वो क्या कर लेगा, नॉमिनल सा डैमेज हुआ वो ले लेगा। सच डैमेजेस आर रिकॉग्नाइजेशन बाय द कोर्ट ऑफ द राइट ऑफ द एग्रीड पार्टी टू सू द फॉर डैमेजेस, ये राइट हो गया एग्रीड पार्टी का कि वो डैमेज के लिए सू कर सकते हैं, एंड वार्निंग टू द डिफॉल्टिंग पार्टी दैट इज हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ, तो बस वो क्या करेगा, उसको सू कर सकता है कोर्ट में, और वार्निंग देगी कोर्ट उसको डिफॉल्टिंग पार्टी को दैट इट हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भाई कमिटमेंट हो गई कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी। अब लिक्विडेटेड डैमेज देखो, एट द टाइम द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच वुड पे स्पेसिफाइड सम और डैमेजेस टू द अदर पार्टी। एट टाइम द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री, एक ऐसे टाइम पे पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो एग्री करती है, वैन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है, दैट इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ द, अगर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, द पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच वुड पे स्पेसिफाइड सम और डैमेज टू द अदर पार्टी। तो ये उसी टाइम जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, तो दोनों पार्टी इस बात पे एग्री होते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया या तेरे द्वारा या मेरे द्वारा, तो एक सम रख लेते हैं, हम इतना सम आपको पे करना पड़ेगा जो भी एग्रीड पार्टी है उसको। सच पेमेंट में अमाउंट टू बी आइदर लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी, ये जो पेमेंट हो सकती है लिक्विडेटेड डैमेज भी हो सकती है या फिर कोई पेनल्टी भी हो सकती है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज एग्री टू इट फिक्स एन अमाउंट विच इज फेयर एंड जेन्युइन एज पर असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबल लॉस एंड माइट इंश्योर एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच, सच अमाउंट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज। जो पहले से ही उन्होंने भाई फिक्स कर लिया होता है कि ये अमाउंट पे किया जाएगा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट दैट इज पेबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी, ये एक एस्टिमेट है अमाउंट का जो डिफॉल्टिंग पार्टी पेयर करेगी टू द एग्रीड पार्टी को एट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सच डैमेज, कोर्ट के ऊपर ये अब यहाँ कोर्ट के पास ये राइट नहीं होता कि उस अमाउंट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। सपोज करो ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये प्रॉमिस किया, मतलब ए ने बी ने दोनों आपस में मिलके सहमत होकर प्रॉमिस किया कि अगर मैंने या तूने परफॉर्मेंस करने से डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो हम जो भी पहले रिफ्यूज़ करेगा वो पर्सन सामने वाली पार्टी को 20,000 रुपये देगा, तो वो जो है लिक्विडेटेड डैमेज कहलाएगी। ठीक है, अगर वो ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, आगे जाकर तोड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो पेनल्टी क्या होती है, व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट सम विच इज disproportionate to the damage likely to be caused by the breach of the contract is fixed by the parties to be paid to the aggrieved party, फिक्स कर लेते हैं पार्टी और की पे करनी है केस इन द केस ऑफ ब्रीच, such sum is called penalty, the amount of penalty is not related to the damage likely to be caused to aggrieved party in case of breach, but it is disproportionately more and is fixed with the view to ensuring the performance of the contract. The court reserves the right to reduce the amount of the penalty if it feels to be unreasonable। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, लिक्विडेटेड डैमेज पेनल्टी में दोनों सेम ये है कि भाई दोनों प्री फिक्स किए जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तभी ये एक सम देख लेते हैं कि इतने रुपए अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाएगा तो हम जो एग्रीड पार्टी को दिए जाएंगे डिफॉल्टर पार्टी के द्वारा। डिफरेंस ये है कि जो लिक्विडेटेड डैमेज है उसमें कोर्ट के पास कोई राइट नहीं होता कि इस अमाउंट को डिक्रीज और इंक्रीज करे। पेनल्टी में कोर्ट के पास राइट होता है कि इस अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि अनरीजनेबल है ये प्राइस। ठीक है, अब देखिए
यही मैंने डिफरेंस, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, वैसे इसमें डिफरेंस दे रखा है लिक्विडेटरी डैमेज और पेनल्टी में। बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट, द लिक्विडेटरी डैमेज, द ऑब्जेक्ट इज टू सेव द एग्रीड पार्टी फ्रॉम लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी को लॉस से बचाना अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका पेनल्टी का ऑब्जेक्ट इज टू इंटीमिडेट द प्रोमीजर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई इंटीमेट करना प्रोमिजर को, जिसने प्रॉमिस किया था काम करने का, उसको इंटीमेट करो कि वो अपनी प्रॉमिस को कंप्लीट करे, ठीक है। अमाउंट, द अमाउंट इज मच मोर देन द एक्सपेक्टेड लॉस टू द एग्रीड पार्टी। इसमें जो ये अमाउंट होता है वो एग्रीड पार्टी के लॉस से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। और इस पेनल्टी में द अमाउंट इज मच मोर देन द एक्सपेक्टेड लॉस टू द एग्रीड पार्टी, ये भी सेम ही होगा कि मच मोर होता है एग्रीड पार्टी के लॉस से। राइट ऑफ कोर्ट, इसमें कोर्ट के पास राइट होता है कि इस अमाउंट को, इसके पास राइट नहीं होता कि अमाउंट को रिड्यूस और इंक्रीज कर सके। पेनल्टी में कोर्ट के पास ये राइट होता है कि उस अमाउंट को रिड्यूस कर सके या इंक्रीज कर सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीजनेबिलिटी, ठीक है। आगे है फिफ्थ था हमारे पास लिक्विडेटेड और डैमेज एंड पेनल्टी लगा सकते हैं। और सिक्स पॉइंट है इंटरेस्ट एज डैमेज। देखो डैमेज, इंटरेस्ट एज डैमेज, डैमेज के इंटरेस्ट मिल सकता है डैमेज के रूप में। व्हेन ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेक अ पेमेंट ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, इट इज द पार्टी लिएबल टू पे डैमेज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट। देखो अगर पेमेंट नहीं करी टाइम पे तो जो भी जितनी पेमेंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डैमेज के रूप में लिया जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन द केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ऑफरिंग पार्टी इज लिएबल टू पे इंटरेस्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। नॉर्मली इन केस ऑफ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ऑफेंडिंग पार्टी यानी इसने मतलब रिफ्यूज किया है पार्टी, इज लिएबल टू पे इंटरेस्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन होती है, देखो व्हेन द डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट फिक्स, अगर पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है तो फिर ऑफेंडिंग पार्टी इज लिएबल टू पे इंटरेस्ट फॉलोइंग सिचुएशन में। देखो व्हेन द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड, नो इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड एज डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी। अगर डेट ही फिक्स नहीं है तो कोई भी आप इंटरेस्ट ले नहीं सकते, ठीक है। But if it is agreed in the contract that the payment is to be made by a certain date and it is in case of default, interest will be chargeable on the amount, then a delayed payment has to be made with interest। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर डेट स्पेसिफाई है तो जितनी डेट तक उसने पे नहीं किया है उसके इंटरेस्ट बन जाएगा और वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट, जिस दिन से मतलब उसने डिफॉल्ट किया, मतलब जिस दिन उसने पेमेंट नहीं करी उस दिन से इंटरेस्ट लग जाता है। व्हेन एन अमाउंट इज पेबल बाय सर्टेन डेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड बाय द पार्टीज दैट इन केस ऑफ द पेमेंट इज नॉट मेड बाय द डेट के ऊपर जो डेट आ गई उसके ऊपर पेमेंट नहीं की गई, इंटरेस्ट विल बी एट अ हायर रेट। तो इंटरेस्ट हायर रेट से लगेगा। सच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट। तो जिस दिन से उसने डिफॉल्ट किया पेमेंट पे करने से वो वाली डेट लगेगी, और जहाँ तक वो उसने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पेमेंट नहीं करी जहाँ तक, वहाँ तक की इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। आगे है सी पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द सेम रेट एज सिंपल इंटरेस्ट। एक तो सेम रेट जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट होती है उसमें। ए स्टिपुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फेलियर टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एज पेबल द इंटरेस्ट इज वैलिड बिकॉज इट इज नॉट अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 74। स्टिपुलेशन होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो। एट हायर रेट देन सिंपल इंटरेस्ट, स्टिपुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट हायर देन द सिंपल इंटरेस्ट इज डीम्ड टू बी पेनल्टी एंड कैन बी रिड्यूस एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट। तो उसको एक स्पेशल हायर रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट से रेट से पे नहीं किया तो हायर रेट पे करनी पड़ेगी, और ये कोर्ट के ऊपर बेस्ड होता है और कोर्ट इसको रिड्यूस भी कर सकता है। रिबेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ छूट मिल जाएगी। व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड ऑन अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ देयर इज अ नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट इन पेमेंट्स ऑकर या फिर हुआ तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट डीम टू बी पेनल्टी। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पेनल्टी के रूप में नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम मेगा कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ राम कीप्स ऑन पेइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट, कि राम जो है ड्यू डेट पर इंटरेस्ट पे करेगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% बट विल बी इंक्रीज 18% इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। देखो इन्होंने बोला है कि एक किसी ने किसी से पैसे लिए हैं उधारे तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट का 12% चलता रहेगा जब वो टाइम टू टाइम अपने पेमेंट करता रहेगा। और अगर उसने एक भी अपनी किस्त छोड़ी तो अगर उसने डिफॉल्ट किया पेमेंट की तो 18% उसको रेट से पैसे देने पड़ेंगे। द हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट विल बी डीम टू अ वैलिड इंक्रीज एंड नॉट अ पेनल्टी। उसको वैलिड इंक्रीज बोलेंगे, पेनल्टी नहीं बोलेंगे।
Is high rate of interest always a penalty? It is beyond the jurisdiction of the court to dictate as to what agreement can be made between the parties. The court does not have the right to change or intervene in fixation of rate. कोर्ट के पास ये राइट नहीं होता कि वो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरवेन कर सके और चेंज कर सके बिटवीन द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट द लॉ स्टिपुलेट, लेकिन लॉ बताता है कि ए पार्टी इज नॉट सब्जेक्टेड टू अनड्यू प्रेशर। पार्टी के ऊपर कोई भी गलत प्रेशर नहीं डाल सकते आप, ठीक है, अनड्यू प्रेशर नहीं डाल सकते। द कोर्ट्स आर सेटिस्फाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट सो हाई एज टू बी कंसिडर्ड पेनल्टी। जो कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा हाई, भाई अनरिजनेबल नहीं, रिजनेबल है, ठीक है, तो सही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी चेंज टू गिव जस्टिस टू द पेनल्टीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं पार्टीज को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, न्याय देने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अनरीजनेबल अंडर द लोन एक्ट। लोन एक्ट 1918 के अंतर्गत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अनरिजनेबल नहीं होने चाहिए। अगर अनरिजनेबल निकले तो वहाँ चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।